अपने विरोधियों को चिढ़ाने के लिए खुद को चोर कहने वाले यूपी के मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता जी 19 दिन सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए चुनाव लड़ा। प्रदर्शन करने आए विरोधियों को पूरी सब्जी खिलाई। निधन के बाद बैंक में कुल 10,000 रुपये मिले। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी चंद्रभानु गुप्ता जी, मैं रवि आपके बीच। आइए जानते हैं। एक सीएम जिसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए विपक्ष ने 10,000 लोगों को इकट्ठा किया। जमकर नारेबाजी हुई। शाम हुई तो प्रदर्शन करने आए लोगों ने अपने नेताओं से कहा कि भूख लगी है। विपक्षी नेताओं के पास इतना पैसा नहीं था कि वह खाना खिला सके। वह परेशान हो गए। आखिर में वह उसी सीएम के पास पहुंचे और कहा कि खाने की व्यवस्था कर दीजिए। उस सीएम ने कहा, मुझे पता था मेरे खिलाफ लोगों को तो बुला लोगे, लेकिन उन्हें खाना नहीं खिला पाओगे। ये सीएम और कोई नहीं बल्कि चंद्रभानु गुप्ता थे। आज ही के दिन 1902 में वह अलीगढ़ में पैदा हुए थे। 3 बार सीएम रहे। उपचुनाव लड़ा तो अफवाह उड़ा दी कि जीतने पर हारने वाले प्रत्याशी से शादी करेंगे। पार्टी में कद इतना बड़ा बना लिया कि विधायक पहले उनसे मिलते फिर नेहरू के पास जाते थे। और प्रोफेसर पसंद नहीं थे, इसीलिए उनकी कुर्सी पर पिन लगा दी। चंद्रभानु गुप्ता का जन्म 14 जुलाई 1902 में अलीगढ़ के बिजौली में हुआ था। उनके पिता हीरालाल एक सामाजिक व्यक्ति थे। उनके पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन गांव की छोटी छोटी समस्याओं को तुरंत सुलझा देते थे। गांव में जब भी कोई लड़ाई हो तो उनके झगड़े को तुरंत निपटा देते थे। यही वजह है कि गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। हीरालाल चाहते थे कि उनका बेटा चंद्रभानु गुप्ता पढ़ लिखकर उनका नाम रोशन करे। भाइयों में सबसे छोटे होने की वजह से चंद्रभानु बहुत ही हिट्ठी स्वभाव के थे। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर खीरी से की, फिर लखनऊ चले आए। वो लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। चंद्रभानु गुप्ता को अपने एक प्रोफेसर बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन प्रोफेसर के कुछ बोलने पर चंद्रभानु को बहुत गुस्सा आ गया। अगले दिन जब प्रोफेसर क्लास में आने वाले थे तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी कुर्सी पर छोटी छोटी पिन लगा दी। क्लास में आने पर प्रोफेसर जैसे ही कुर्सी पर बैठे तो दर्द से चिल्ला उठे। प्रोफेसर ने हेड से शिकायत भी की, लेकिन वो शरारत करने वाले छात्रों का नाम पता नहीं कर पाए, इसीलिए किसी को सजा नहीं हुई। 17 साल की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। चंद्रभानु गुप्ता 17 बरस की उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में उतर आए थे। सीतापुर में हालेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना उस दौर में जवानी की निशानी थी, इसीलिए ना उठाने का ऑप्शन ही नहीं था। चंद्रभानु भी साइमन कमीशन के विरोध में खड़े हुए। जेल गए, एक बार नहीं बल्कि पूरे आंदोलन में 10 बार। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, इसीलिए जब काकोरी कांड के क्रांतिकारों को बचाने को उतरने का मौका मिला तो वह कोर्ट में उनके पक्ष में खड़े हो गए। नमक कानून तोड़ा तो जेल में डाल दिए गए। चंद्रभानु गुप्ता के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1926 से हुई। उनको यूपी कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया गया। चंद्रभानु ने राजनीति में आते ही बहुत ही कम समय में कांग्रेस में अपनी पहचान बना ली थी। पहले वह यूपी कांग्रेस के ट्रेजरर और फिर उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष बने। साल 1930 आया। अंग्रेजों ने भारतीयों पर तमाम बंदिशें लगाई हुई थी। एक बंदिश नमक को लेकर भी थी। नमक तक के लिए भी भारतीयों की मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती थी। इसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक पदयात्रा निकाली। लखनऊ में भी नमक कानून तोड़ने की घोषणा हुई। चंद्रभानु भी इस कानून को तोड़कर अंग्रेजों को चुनौती देने का मन बना चुके थे। उन्होंने कुछ साथियों से सलाह मशवरा करने का योजना बनाई। सब लोग अमीनाबाद पहुंचे। चारों तरफ पुलिस लगी हुई थी। सब लोगों से पूछताछ हुई। एक एक करके सब अमीनाबाद के गूंगे नवाब पार्क पहुंच गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता ये लोग पार्क के अंदर घुस चुके थे। सबने नमक बनाकर कानून तोड़ा और भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। नारों के शोर से हड़बड़ाई पुलिस पार्क पहुंची और चंद्रभानु गुप्ता जी को गिरफ्तार कर लिया। यह उनकी पहली गिरफ्तारी थी। चंद्रभानु गुप्ता को लाठी डंडों से पीटा, काल कोठरी में फिर बंद कर दिया। 9 अगस्त 1942 करो या मरो के नारा के साथ अंग्रेजों
भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद हुआ। देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। चंद भानु पर लिखी किताब सफ़र कहीं रुका नहीं झुका नहीं में लिखा है, उस वक्त चंद भानु गुप्ता बहुत बीमार थे, लेकिन भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार देखने उनसे रहा नहीं गया। वो भी आंदोलन में शामिल होने पहुंच गए। जैसे ही चंद भानु गुप्ता आंदोलन की जगह पर पहुंचे, उन्हें शहर कोतवाल ओकार सिंह ने गिरफ्तार कर लिया। किताब में बताया गया, इससे पहले चंद भानु को जब भी जेल भेजा गया था, एक क्लास दिया जाता था, लेकिन इस बार उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। भीषण गर्मी में उन्हें बाहर खुले में सोने की इजाज़त मांगी तो उसके लिए मना कर दिया गया। जब उन्होंने बैरक में जाने से मना किया तो जेल अधिकारियों ने उन पर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद ज़बरदस्ती उन्हें जेल की कोठरी में ठूस दिया गया। वहां उन्हें दातून करने की इजाज़त मिलती, न नहाने की। जब चंद भानु जेल से रिहा हुए तो उन्हें दांतों में पैरिया हो गया था। उन्हें अपने सारे दांत निकलवाने पड़े थे। अफवाह उड़ी कि चुनाव जीतने के बाद हारे हुए प्रत्याशी से शादी करेंगे चंद भानु। 1958 में चंद भानु हमीरपुर के महोदा सीट से विधानसभा का उपचुनाव में उतरे। उनके सामने बुंदेलखंड के राठ के दीवान शत्रुघ्न सिंह की पत्नी रानी राजेंद्र कुमारी निर्दलीय कैंडिडेट थी। चंद भानु चुनाव जीतने को लेकर एकदम बेफिक्र थे। चुनाव से पहले अफवाह उड़ी कि चुनाव जीतने पर सीएम चंद भानु शादी के लिए निर्दलीय प्रत्याशी रानी को जबरन ले जाएंगे। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि चुनाव ही पलट गया। नतीजे आए, वह सब चौंक गए क्योंकि चंद भानु गुप्ता चुनाव हार गए। साथी नेताओं ने पार्टी तोड़कर सरकार गिरा दी। 1960 में वह रानीखेत साउथ की सीट से विधायक चुने गए। कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनते ही चंद भानु का कद इतना बढ़ गया कि दिल्ली तक हलचल मच गई। पीएम जवाहरलाल नेहरू चंद भानु को कम पसंद करते थे, लेकिन यह वक्त ऐसा था कि कांग्रेस के भीतर ही दो गुट बनने लगे थे। यूपी के विधायक पहले चंद भानु की बात मानते, फिर नेहरू की 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक चंद भानु मुख्यमंत्री रहे। 19 दिन सीएम रहे और सत्ता चली गई। 1963 में चंद भानु को यह कहकर सीएम पद छोड़ने के लिए कहा गया कि जनता में बागवत है, आप इस्तीफा दे दिए। चंद भानु ने मना कर दिया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के काम राज ने किसी तरह से इस्तीफा देने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद सुचेता कृपलानी 1967 तक मुख्यमंत्री रहीं। 1977 में चुनाव हुआ तो फिर से कांग्रेस की जीत हुई। चंद भानु गुप्ता को दोबारा सीएम बनाया गया। इसके सीएम बनने से पार्टी के ही नेता नाराज हो गए। चौधरी चरण सिंह ने पार्टी छोड़ दी। समर्थक विधायकों को लेकर अलग हो गए। 19 दिन में ही सरकार अल्पमत में आ गई और चंद भानु को इस्तीफा देना पड़ा। चौधरी चरण सिंह ने शुरुआत में पार्टी को एकजुट किया, लेकिन कुछ ही दिन में पार्टी टूटने लगी। विधायक फिर से चंद भानु के साथ आने लगे। 10 महीने बाद ही चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। 26 जनवरी को चंद भानु तीसरी बार सीएम बने। करीब 1 साल तक सीएम रहने के बाद कहानी फिर से पलट गई और चौधरी चरण सिंह दोबारा सीएम बन गए। यह चंद भानु की आखिरी कार्यकाल था। इसके बाद वह कभी सीएम नहीं बने। खुद ही नारा लगाते थे कि सीबी गुप्ता चोर है। चंद भानु गुप्ता ने शादी नहीं की। उनके ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा सकता कोई, लेकिन विरोधी लगातार उन पर आक्रामक रहते थे। एक बार एक डिनर पार्टी में उन्होंने खुद ही कहा कि आप लोगों ने नारा तो सुना होगा, गली गली में शोर है, सीबी गुप्ता चोर है। इस नारे को लगाकर वह ठहाका मारकर हंसने लगे। यह नारा वह अक्सर रैलियों में बोलते और विपक्ष पर तंज कसते थे। जब अपने खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को खाना खिलाया। चंद भानु सीएम थे तब समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने उनके खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। प्रदर्शन में आने का तो इंतजाम किया था, लेकिन खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। 10,000 लोग लखनऊ में इकट्ठा हो गए, जमकर प्रदर्शन किया। शाम हुई तो सब भूख से बेहाल हो गए। चंद्रशेखर के पास पैसा नहीं था कि वह 10,000 लोगों को खाना खिला सके। वह चंद भानु के ही पास पहुंच गए। उन्हें देखते हुए सीएम ने कहा, जाओ भूखे नंगे लोगों, मुझे पता था कि तुम बुला तो लोगे, लेकिन इन्हें खाना नहीं खिला पाओगे। चंद्रशेखर ने कहा, आपका राज है, जैसा चाहें वैसा कीजिए। चंद भानु ने कहा, पूरी सब्जी पहुंचती ही होगी, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। यह उस वक्त की राजनीति का एक उदाहरण था। राजनीतिक लड़ाई और पर्सनल व्यवहार एकदम अलग थे। मृत्यु के बाद अकाउंट में बस 10,000 रुपये ही मिले उनके। 1970 के दशक में उनकी तबीयत खराब होने लगी। मेरा रजी देसाई पीएम बने तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय ऑफर किया,
लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 11 मार्च 1980 को चंद्रभानु गुप्ता की मौत हो गई। जब उनका खाता खंगाला गया तो उनके खाते में महज 10,000 रुपये ही मिले। आज भी उनके विरोधी कहते हैं चंद्रभानु पर आरोप कितना भी कोई लगा ले, लेकिन वह हकीकत में गलत कोई उनको नहीं कर सकता। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानी आपको हर रात 8 बजे मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।